गुड इवनिंग। 10th क्लास में साइंस में चैप्टर 10 हम लोग कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हमने कल साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया था। स्फेरिकल मिरर में किस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे इन सब रूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वो कल मैंने आपको बता दिया था। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं आया वो मुझे बताए तो मैं उसे बता सकता हूँ, बाद में फिर समझा सकता हूँ। अब टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। आज साइन कन्वेंशन में टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक आता है 10.2.4 मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही हम लोग लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। जैसे कल हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे स्फेरिकल मिरर के, तो हम लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो अभी मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। मिरर फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तब मिरर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हम लोग को। मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है तीन वैल्यूज में। कौन कौन सी तीन वैल्यू? यू, यू को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी इमेज डिस्टेंस। एफ फोकल लेंथ। इन तीनों में एक रिलेशन है। जो रिलेशन है उसी को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें कोई दो वैल्यू गिवन रहती हैं और तीसरी हम फाइंड करते हैं इस रिलेशन से। ये 10th क्लास की साइंस की क्लास चल रही है। रौनक को इन्फॉर्म नहीं किया है तो रौनक को इन्फॉर्म कर दिया जाए। क्लास को 1 महीने हो गए। जो कांटेक्ट में है वो उसको बता सकता है। तो मिरर फॉर्मूले में मैंने ये रिलेशन बताया। इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनते जाइए। इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम बात पहले भी कर चुके हैं। यू को कैसे पता लगाते हैं? तो आपको मालूम है सारी डिस्टेंसेस पोल से काउंट की जाती हैं। सारी डिस्टेंसेज हम लोग पोल से निकालते हैं, पोल से उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पोल से करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ रख रहे हैं? मिरर से लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो पोल्स, मिरर से लेफ्ट साइड मतलब पोल से लेफ्ट साइड हुआ, क्योंकि मिरर पर ही पोल होता है। तो जब पोल से लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इसलिए चाहे स्पेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, आपको यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेनी है, ठीक है। यू हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इसने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है। कोई आपसे पूछे डेफिनेशन तो आप बताओगे उसको। इन अ स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम इट्स पोल, मिरर के पोल से। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द डिस्टेंस, कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। आगे सुनिए। अब इमेज डिस्टेंस सुनो। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और उसे किससे डिनोट करते हैं? उसे v से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इमेज का डिस्टेंस पोल से इमेज डिस्टेंस हुआ।
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। अब तीसरी टर्म बची फोकल लेंथ। आप पहले पढ़ चुके हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ भी डिस्टेंस को बताती है, फोकल लेंथ भी डिस्टेंस को बताती है। कहां से डिस्टेंस काउंट करेंगे? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे। ठीक है, यहां भी एक क्लियरिटी है। आपने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर था उसका फोकस पोल से लेफ्ट हैंड साइड था, इसलिए कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी हर कंडीशन में। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस था वो राइट साइड था पोल से, इसलिए वहां जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो u हर कंडीशन में नेगेटिव होता है। कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। लेकिन जो इमेज है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इमेज में कॉनकेव मिरर में शुरू की 5 कंडीशन में जो इमेज होती है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, इसलिए इमेज नेगेटिव होगी। और एक कॉनकेव की कंडीशन लास्ट वाली, उसमें इमेज राइट साइड में बनी है, वो पॉजिटिव होगी। दोनों कॉन्वेक्स की कंडीशन, उसमें इमेज राइट साइड में बनी है, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्लियर है? मैंने साइन कन्वेंशन का एक तरह से फिर से रिवीजन कर दिया जो हमारे लिए जरूरी है। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से हम इसे डिनोट करते हैं। तीनों बातें क्लियर हुई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 क्वांटिटीज। इन्हीं तीनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन बनाया गया, गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला। उसी को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। विच इज एक्सप्रेस्ड एज, और इन तीनों क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। वो रिलेशन क्या होगा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ऐसा भी आपकी बुक में लिखा है, v लिख सकते हो, प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ v कर सकते हो। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बात एक ही है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट फॉर्मूले के बाद लिखा है दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, किसी भी मिरर में, मिरर कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, चाहे कैसा भी बना रहे, स्फेरिकल मिरर हो, और आप उसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, तो जो इमेज बनेगी, जो मिरर फॉर्मूला होगा वो यही यूज होगा, मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो हमने कल पढ़ा था, उसी का हम इसमें यूज करते हैं और वहीं से हम u v f की वैल्यू लेते हैं, while substituting numerical values for u, v, f and r। अब इस मिरर फॉर्मूले में r तो नहीं है, r नहीं है, लेकिन r का f से एक रिलेशन है, वो भी आपने पढ़ा है। r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ देने के बजाय आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं, तो आप वहां से 2 से डिवाइड करके फोकल लेंथ निकाल सकते हो, इसलिए इसमें आर भी इंक्लूड किया गया। तो मिरर फॉर्मूला इसका यूज नहीं है, डायरेक्टली कभी कभी उसका यूज हो जाता है, जब आर देते हैं तो वहां से एफ निकालने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, आर इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स माने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जो हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स में सबसे लास्ट में कराऊंगा, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब इस मिरर फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। टॉपिक क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब सुनिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपल सा समझना, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में जो रिलेशन आता है उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, ठीक है, कभी आपने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी, और आपने कुछ कंडीशन ऐसी पढ़ी जहां जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज बनी। मैं इसमें जो कुछ कंडीशन आपने पढ़ी इसमें सेम साइज की बनती है उसको बताता हूं।
जब ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बनेगी, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का होगा, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। ठीक है ना। तो एक कंपेयर किया जाता है, किसको? दोनों की साइज को कंपेयर किया जाता है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है मैग्निफिकेशन का? एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है? एच डैश क्या है? एच डैश हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज। और एच क्या है? हाइट ऑफ या साइज ऑफ या हाइट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान समझना मेरी बात। इमेज के साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1 आएगा ना, सेम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू, अगर 1 है तो आपको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? h डैश इज इक्वल टू h है। जितनी ही बड़ी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही बड़ी साइज इमेज की भी है। ओके। m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? h डैश इज ग्रेटर देन h, h डैश इज ग्रेटर देन h। इसका मतलब होगा कि जो साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी कंडीशन, इफ मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1 देन h डैश इज स्मॉलर देन h। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने अभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है। अब अपन उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव वर्ड आता है कंपेयरिंग करने के लिए, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज का क्या हुआ? वो एनलार्ज हुई, वो रिड्यूस हुई या सेम रही, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो कंपेयरिंग रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। लेकिन ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ऊपर आपको हाइट ऑफ इमेज ही रखना है। तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? उसका रेशियो किससे निकाल रहे हो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है। इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m, स्मॉल m से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना? सॉरी, एक लाइन और बची है। इफ h, पैरा चेंज किया है, इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लें, एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश लें, देन मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय। तब मैग्निफिकेशन क्या होगा स्फेरिकल मिरर का? तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऊपर लिखोगे आप, जो h डैश है, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नीचे लिखोगे। फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ओके। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई मैग्निफिकेशन की। अगर हाइट नहीं दी तो फिर मैग्निफिकेशन कैसे निकालें? तो एक हमें डायरेक्टली एक रिलेशन दिया हुआ है मैग्निफिकेशन के साथ में, किसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और इमेज डिस्टेंस का। वो रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूं मैग्निफिकेशन को लेके। अभी आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो इसी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू। माइनस का साइन भी आएगा इसमें, जब हम लेंस पढ़ते तो माइनस नहीं आता, यहां माइनस आता है। क्यों आता है बता दूंगा। ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं? द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v
it can be expressed as magnification m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u। ये एक फॉर्मूला बना, ये एक रिलेशन बना मैग्निफिकेशन का। किससे? मैग्निफिकेशन हाइट से निकालते हैं, साइज का तो आपने पहले पढ़ ही लिया, लेकिन डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दिया है तो माइनस वी अपॉन यू से हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखा है यू मे नोट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। इन सब बातों को याद रखेंगे तभी आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे। क्या बता रहा है फैक्ट? यू मे नोट दैट द height of the object is taken as to be positive as the object is usually placed above the principal axis। आपको यहां समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा कैसे लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ही लिया ना, तो हाइट ऊपर की तरफ कैसी होती है? हाइट को वाई एक्सिस पे काउंट करते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ही होता है। तो हाइट को हमेशा कैसे ले रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसे ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस में अब क्लियर करना इस बात को, एच को आपको पॉजिटिव लेना, हाइट ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेना है, लेकिन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, माने ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हर कंडीशन में नेगेटिव लेना है। यही तो याद रखने वाली बात है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पोल से इधर वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा है, इसलिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन आपने हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसा रखा इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। उसने लिखा है यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन इज टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट is usually placed above the principal axis। आगे द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। बताइए कब लोगे पॉजिटिव? हाइट इस तरह की इमेज के जैसे इरेक्ट कब बनती है? जब वो वर्चुअल होती है। तो कभी भी अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस की अबव होगी। ऐसी कंडीशन में आपको इमेज को कैसा लेना पड़ेगा? इमेज की हाइट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इमेज की हाइट को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसने लिखा है कि द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव अगर फॉर रियल इमेज। आपको मालूम है बात, जब जब इमेज रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और इमेज जब इन्वर्टेड बनती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। नीचे होती है तो हाइट के लिए हम वाई एक्सिस काउंट करते हैं, नीचे की तरफ कौन सा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डाउट नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हर कंडीशन में, हर तरह के स्फेरिकल मिरर में आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, लेकिन इमेज के बारे में, अगर इमेज साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज लेनी है और वो वर्चुअल है तो वो नेगेटिव, वर्चुअल है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर वर्चुअल के लिए, ठीक है ना, और रियल के लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी। हाइट डिस्टेंस के बारे में आपको बता ही चुका हूं पहले, 5 कंडीशन नेगेटिव की, बाकी 3 कंडीशन पॉजिटिव की। ठीक है, तो समझने की बातें हैं। हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। ओके, अ नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए तो क्या पता चलेगा? m की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इसने लिखा है अ नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज रियल। देखो कैसे, ध्यान सुनना, मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं रियल के लिए। ठीक, आपका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। करेक्ट, माइनस वी अपॉन यू फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब सुनो मेरी बात, या हाइट से कर लो, कैसे भी कर लो, एक ही बात। एच डैश अपॉन एच है। ठीक है, रियल के लिए, रियल इमेज की कंडीशन में क्या होगा? इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव अगर आता है तो रियल इमेज है, ये बताना चाह रहा है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि रियल में जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी तो उसकी वैल्यू क्या में आएगी? नेगेटिव आएगी, है ना। तो आपको एच की वैल्यू मान लीजिए, जैसे साइज ऑफ इमेज है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप, और रियल इमेज बन रही है, तो आप नेगेटिव लोगे ना उसको, क्योंकि इन्वर्टेड होगी, तो -5। और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी? पॉजिटिव होती है,
तो मान लो वो 10 सेंटीमीटर है तो हमने 10 लिख दिया, तो प्लस में ही रहेगी। तो ये मतलब ये होगा मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनी है, आप मैग्निफिकेशन को नेगेटिव देखते ही बोल दो कि इमेज रियल होगी, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। सिंपल सी बात है कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, इसका मतलब हुआ कि इमेज भी इरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट होता ही है। तो दोनों ही जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, वर्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर और मिरर के इस तरफ ये भी ऐसा, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव कब होता है, अगर नेगेटिव होता है तो वहां इमेज कैसी बनी होगी, रियल होगी। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ओके, फिर से पढ़ता हूं। अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल, ठीक है। अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। करेक्ट। तो ये पूरा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली बड़ा इसलिए हो जाता है कि जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अब लेंस के लिए रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बता देगा वो, कि आपने जो पीछे पढ़ा है रिफ्लेक्शन के लिए वही यहाँ पे होगा, थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो उनको क्लियर कर देता है, बाकी वो बातें बताता जाता है, ठीक है ना। तो ये आज मैंने टॉपिक पूरा किया। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, जितना हो जाएगा 5 मिनट तक करेंगे, फिर उसके बाद कल उसे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नया शुरू होता है पेज नंबर 171 पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 10.3 लिखा है। लाइट्स, देखो ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन मिरर में होता है और रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है जहां रिफ्लेक्ट होती है रेज, रिफ्रैक्शन लेंस में होता है जहां पर लाइट की रेज ट्रांसमिट होती है। तो लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अब ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ एग्जांपल, एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट की रेज सीधी आती है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में रहती है। वाटर लाइट की स्ट्रेट लाइन में रहती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उसमें लाइट की रेज हमें स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है उसमें ट्रेवल करती हुई दिखती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन, ये तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो लाइट की रेज ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन में करेगी। हमें यह समझना है कि जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट की रेज का क्या होता है। तो सुनिए, किसी एक मीडियम में अगर वाटर के अंदर लाइट की रेज ट्रेवल हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, वाटर 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 है तो स्ट्रेट लाइन में उसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर एयर में है तो स्ट्रेट लाइन में होगा। सिंगल मीडियम ले रहा हूं मैं, लेकिन आपने मीडियम इस तरह कर दिया, मान लीजिए कंटेनर के अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर है इसके अंदर, यहां वाटर है और यहां एयर है। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेकिन हमें यह समझना है एयर में ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में, वाटर में ट्रेवल करेगी तो भी स्ट्रेट लाइन में करेगी। लेकिन एयर से वाटर में जाए या वाटर से एयर में आएगी तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा, बस ये समझना है, यही पढ़ना है। तो उसमें चेंज होता है और चेंज होता है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, क्या होता है, क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तब डज इज स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जैसे आ रही थी वैसे ही ट्रेवल करेगी, और या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन, या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल छोटी क्लासेस में जो चीजें पढ़ी उन्हीं को आपको ध्यान दिलाते हुए कुछ डे टू डे लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको डिस्कस कर रहा है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है यू माइट हैव ऑब्जर्व, आप देखते हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने किसी कंटेनर में पानी भर दिया, किसी कंटेनर में पानी भर दिया, आप जब ऊपर से देखोगे तो उस कंटेनर का बॉटम आपको रेज्ड दिखाई देगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है।
ये एग्जांपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, आपने ग्लास स्लैब लैब में देखी होंगी, ठीक है ना, जो फिजिक्स की लैब होती है उसमें ग्लास स्लैब इजीली आप देख सकते हो, इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। अगर इस प्रिंटेड मैटर, बुक के प्रिंटेड मैटर के ऊपर ग्लास स्लैब को रखेंगे तो इसके जो वर्ड्स हैं वो आपको थोड़े रेज दिखाई देंगे। उसने बोला है ऐसा, उसने बोला कि द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। द ग्लास स्लैब से आप उनको देखोगे तो वो थोड़े रेज्ड दिखाई देंगे। दो आपको बातें बता दी, पानी भरे हुए कंटेनर का जो बॉटम है वो रेज्ड दिखाई देगा, और हम ग्लास स्लैब को अगर इसके ऊपर रख देंगे प्रिंटेड मैटर के ऊपर तो वो जो लेटर्स हैं वो थोड़े हमें ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, रेज्ड दिखाई देंगे। क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, क्वेश्चन पूछा है उसने इसी में कि हैव यू सीन, अच्छा एक और एक्सपीरियंस है, हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमेज इन अ वाटर, इमर्ज्ड इन वाटर इन ग्लास टम्बलर। ये मान लीजिए ग्लास टम्बलर है, पानी से भरा हुआ है, इसमें कोई पेंसिल डालोगे लेकिन पार्टली, आधी पेंसिल बाहर होना चाहिए और आधी पानी के अंदर, तब आप देखोगे वो पेंसिल आपको थोड़ा बैंड दिखाई देगी, जैसी है स्ट्रेट वैसी दिखाई नहीं देगी, पानी और एयर का जहाँ कॉन्टैक्ट है वहां से वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी रिफ्लेक्शन लाइट का। इट अपियर्स टू बी डिस्प्लेस्ड at the interface of air and water. You might have observed that, फिर से एक और एग्जांपल, दैट अ लेमन कैप्ड इन वाटर, लेमन को अगर पानी से भरे हुए ग्लास टम्बलर में रख दें, ठीक है, वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be bigger than the actual size, तब देखोगे लेमन का जो एक्चुअल साइज है उससे वो बिगर दिखाई देगा। ठीक है, when viewed from the side, अगर आप साइड से ग्लास टम्बलर के देखते हो तब। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे हुई, इन सब के बारे में अपन को बात करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाऊंगा। बस 1 मिनट का ब्रेक, फिर अपन मैथ शुरू करते हैं। बुक ओपन करो मैथ्स की।